हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 40। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 16, केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें। तो दोस्तों, आपका अध्याय नंबर 16 के बाद आपका 17, 18 और 19 ये 3 चैप्टर आपके बचेंगे। तो उसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सामाजिक अध्ययन का। और आपका हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक है और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहां भी सुविधा होगी आप वहां से अपनी स्टडी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अध्याय नंबर 16, केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत। केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत मुख्यतः उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर तथा टकसाल की आय है। रेलवे तथा डाक तार से उनको अंशदान मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सरकार के आय की। तो चूंकि दोस्तों ये आपका केंद्रीय सरकार की आय से संबंधित ही आपका चैप्टर है, तो इसमें हम लोग केंद्रीय सरकार के आय के विषय में देखेंगे कि किस किस तरह से केंद्र सरकार की आय प्राप्त होती है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्यतः आता है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर, टकसाल। ये सब क्या है? ये सब केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन स्रोतों को किस तरह से विभाजित किया गया है। इसमें देखिए 2 तरह के स्रोत आपको मिलेंगे, कर स्रोत और गैर कर स्रोत। तो कर स्रोत के अंतर्गत उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, जिसे हम कृषि आय के अतिरिक्त काउंट करते हैं। यहाँ पर निगम कर है, धन कर है और सेवा कर है। और उसमें आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर गैर कर स्रोत के अंतर्गत करेंसी तथा टकसाल है, मुद्रांक तथा रजिस्ट्री है, प्रशासनिक प्राप्तियाँ, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कर स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः 6 भाग हैं और यहाँ पर गैर कर स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः 5 भाग आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कर स्रोत के अंतर्गत उत्पाद शुल्क। नंबर 1 पर है उत्पाद शुल्क। भारत सरकार अनेक वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाती है। इन करों से प्राप्त होने वाली आय का एक निश्चित भाग वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो उत्पादन कर लगाती है केंद्र सरकार, इन करों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है उसका एक निश्चित भाग वित्त आयोग की सिफारिश के नाते राज्य सरकारों में वितरित किया जाता है, जिससे कि राज्यों का विकास हो, डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाता है वो। और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, जिनका प्रभाव अंतिम रूप से उपभोक्ता पर पड़ता है। तो दोस्तों, इसके पहले जब हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पढ़ रहे थे तो उसमें हम सब चीज़ें हमने डिटेल से देखी थी कौन किस तरह का कर होता है। तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क की बात हो रही है, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। क्लियर? यहाँ पर चलिए देखते हैं नंबर 2 पर है सीमा शुल्क। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले करों को सीमा शुल्क कहते हैं। तो दोस्तों, सीमा शुल्क का मतलब जो भी कर आयात और निर्यात पर लगाए जाते हैं, इससे भी सरकार यानी कि केंद्र सरकार की आय में वृद्धि हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पर है आयकर। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो गैर कृषि आय पर लगाया जाता है। आयकर लगाने व वसूलने का अधिकार भारत सरकार को है, लेकिन इससे प्राप्त आय का एक निश्चित भाग वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो आयकर होता है वो कृषि आय के अतिरिक्त कर होता है। और ये आपका इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका कुछ भाग राज्यों में वितरित किया जाता है। किसके लिए? राज्य के विकास के लिए। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे नंबर 4 पर है निगम कर। निगम कर भी आयकर की भांति प्रत्यक्ष कर है, किंतु निगम कर तथा आयकर में अंतर यह है कि निगम कर तो व्यावसायिक कंपनियों द्वारा अदा किया जाता है, जबकि आयकर जो था वो निजी व्यक्तियों द्वारा अदा किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तो निगम कर और आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन जो निगम कर है वो व्यावसायिक कंपनियों द्वारा अदा किया जाता है और जो आयकर है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है। क्लियर?
अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 पर है धन कर। यह कर प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुल मूल्य पर लगाया जाता था, जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1957-58 में हुई थी। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति 15 लाख रुपए से अधिक होती है तब यह कर लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे धन कर के विषय में क्या कहा गया है कि जिसकी आय 15 लाख रुपए से अधिक होती है उस पर ही ये कर लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेवा कर। वर्ष 1994-95 में लागू सेवा कर केंद्रीय सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। क्लियर, यहाँ पे सेवा कर के विषय में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका कर स्रोत के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। उत्पाद शुल्क देखा, सीमा शुल्क देखा, आय कर जिसमें कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर हमने देखा, धन कर देखा और सेवा कर। तो अब हम देखेंगे गैर कर स्रोत के अंतर्गत। गैर कर स्रोत आय कर के यहाँ पर हम देखेंगे कर आय स्रोतों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास आय के गैर कर स्रोत भी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 पर है आपका करेंसी तथा टकसाल। भारत के रिजर्व बैंक को नोट छपवाने तथा सिक्के ढालने का पूर्ण अधिकार है। रिजर्व बैंक का प्रतिवर्ष जो भी आय होती है वह केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक जो नोट छपवाने का और सिक्के ढलवाने का कार्य करता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं उसको पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिजर्व बैंक से प्रतिवर्ष जो भी आय प्राप्त होती है वो केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। यानी कि केंद्र सरकार के खाते में ये सारे जो भी उसके आय है, जो भी धनराशि आती है वो केंद्र सरकार के खाते में जाती है और वहीं से केंद्र सरकारी प्रत्येक राज्यों के लिए जो भी आवश्यक विकास कार्य वो करवाती है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर है मुद्रांक रजिस्ट्री व भू राजस्व। इसमें वह आय सम्मिलित है जो केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रांक या रजिस्ट्री अथवा भू राजस्व से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो मुद्रांक रजिस्ट्री व भू राजस्व है, इसमें वो आय सम्मिलित की जाती है जो केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं उनसे जो मुद्रांक या रजिस्ट्री अथवा भू राजस्व यानी कि लगान के रूप में जो भी धन प्राप्त होता है वो इसके अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त मुद्रांक की आय भी भारत सरकार की होती है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय सरकार कहा जाए या भारत सरकार कहा जाए बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार की आय के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पर है प्रशासनिक प्राप्तियां। दोस्तों केंद्रीय सरकार प्रतिवर्ष चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के सामाजिक सेवाएं प्रस्तुत करती है। सामाजिक सेवाओं का क्या मतलब कि अनेक प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं जो अलग अलग राज्यों में भी प्रसारित की जाती हैं दोस्तों। और उस यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं में कुछ हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है और जो राज्यों में इससे संबंधित योजनाएं होती है उसमें कुछ हिस्सेदारी राज्य सरकार की भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रशासनिक प्राप्तियों में, तो दोस्तों इसमें भी सरकार को कुछ आय प्राप्त होती है। जो भी सेवाएं दी जाती हैं, यहाँ पर सेवाओं की बात हो रही है तो उससे भी सरकार की कुछ आय प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 पर है सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसायों से प्राप्त आय इसके अंतर्गत आती है। इसमें प्रमुख रेलें, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, सड़क तथा जल यातायात सम्मिलित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय के अंतर्गत अलग अलग तरह के यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी व्यवसाय चलाए जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसमें मुख्य तरह से रेल और पोस्ट, टेलीग्राफ, सड़क, जल यातायात ये सारी चीज़ें सम्मिलित है और जिससे भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुछ न कुछ आय प्राप्त होती है। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और इस यहाँ पर हम देखेंगे गैर कर स्रोत के अंतर्गत ये पॉइंट आता है जहाँ पे नंबर 5 है ऋण पर ब्याज प्राप्ति। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ऋण दे रखा है
जिससे प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो हमारा भारत सरकार है या फिर हम कहें जो केंद्रीय सरकार है, इसने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ऋण दे रखा है, जिससे कि प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में वो आय प्राप्त करती है। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के आय का ये भी एक स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने क्या क्या देखा, केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत के अंतर्गत हमने देखा कर स्रोत और गैर कर स्रोत। कर स्रोत में हमने देखा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आय कर, निगम कर, धन कर और सेवा कर। और दोस्तों हमने गैर कर स्रोत के अंतर्गत देखा करेंसी तथा टकसाल, मुद्रांक तथा रजिस्ट्री, प्रशासनिक प्राप्तियां, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, और यहाँ पर हमने लास्ट देखा ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो ये आपके केंद्रीय सरकार की आय के प्रमुख स्रोत थे, जिसके विषय में हमने इस चैप्टर के अंतर्गत डिटेल से पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको भी ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।